चलिए आगे बढ़ेंगे। पूरे देश में योगी मॉडल की गूंज सुनाई दे रही है। पहले दिल्ली और अब कर्नाटक भी दंगाइयों से नुकसान की भरपाई करेगा। यूपी सरकार ने राज्य में राजनीतिक जुलूस, प्रदर्शन, हड़ताल या बंद के दौरान सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर नकेल कसने की पूरी तैयारी कर ली है। अब प्रदेश में हिंसा और आगजनी के साथ ही प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ करने वाले दंगाइयों को इन सब नुकसान की भरपाई खुद करनी होगी। इसके लिए सरकार एक क्लेम ट्रिब्यूनल का गठन करने जा रही है। तो देश में गुजरात मॉडल के बाद में योगी मॉडल की गूंज अब चारों तरफ सुनाई दे रही है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा चले सीएम योगी आदित्यनाथ की राह। कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा ने फॉलो किया सीएम योगी आदित्यनाथ का यूपी मॉडल। दंगाइयों पर नियंत्रण करने के लिए कर्नाटक सरकार ने योगी का फॉर्मूला अपनाया है। यूपी की तर्ज पर अब कर्नाटक सरकार दंगाइयों से नुकसान की वसूली करेगी। कर्नाटक में भी दंगे से हुए नुकसान की भरपाई दंगाइयों की संपत्ति को बेचकर किया जाएगा। दिल्ली हिंसा के बाद में अब ये योगी का फॉर्मूला अपनाया गया है। तो आखिरकार ये क्लेम ट्रिब्यूनल है क्या इसका प्रारूप होगा, यह भी हम आपको समझा देते हैं। क्लेम ट्रिब्यूनल की अध्यक्षता रिटायर्ड जिला जज करेंगे। ट्रिब्यूनल के दिए फैसले को किसी दूसरी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। यह सबसे बड़ा पॉइंट है। ट्रिब्यूनल को आरोपी की संपत्ति अटैच करने का अधिकार होगा। ट्रिब्यूनल अधिकारियों को आरोपी का नाम, पता और फोटोग्राफ प्रचार और प्रसार करने का आदेश भी दे सकता है, ताकि आम लोग उसकी संपत्ति की खरीदारी ना कर सके। ट्रिब्यूनल में अध्यक्ष के अलावा एक सदस्य भी होगा। सहायक आयुक्त स्तर का अधिकारी इसमें सदस्य नियुक्त किया जाएगा। क्लेम ट्रिब्यूनल नुकसान के आकलन के लिए क्लेम कमिश्नर भी तैनात कर सकेगा। क्लेम कमिश्नर की मदद के लिए एक सर्वेयर भी नियुक्त कर सकेगा। हर जिले में एक सर्वेयर नियुक्त कर सकेगा जो कि तकनीकी विशेषज्ञ की तरह काम करेगा। क्लेम वसूली का आदेश दे सकता है जिसके पास न्यायालय का पूरा अधिकार होगा। तो यह प्रारूप होगा, क्योंकि यह मामला कोर्ट पहुंचा था और कोर्ट से कहीं ना कहीं सवाल भी खड़े किए गए थे। तो इसी बड़े मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। जिस तरीके से अब वसूली दंगे होते हैं, प्रदर्शन होता है, तोड़फोड़, सबसे ज्यादा नुकसान सरकारी संपत्ति और आम जनमानस की संपत्ति को होता है, जिनका उस दंगे से कोई लेना देना नहीं होता है। घर तोड़ दिए जाते हैं, बसेस में, बाइक में, तमाम वाहनों में आग लगा दी जाती है, जिसका कोई मायने नहीं होता है और लोगों को लाखों का नुकसान होता है, जिनका इन दंगों से कोई लेना देना नहीं होता। गलती के उस गली मोहल्ले में उनका घर होता है, जो हमने बहुत बार देखा है अपने देश में। और अब एक पुख्ता इंतजाम किया जा रहा है कि ऐसे दंगों पर नकेल कसी जाए। तमाम खास मेहमान चर्चा के लिए हमारे साथ में जुड़ेंगे। आपको बता दें, बीजेपी से शिवम त्यागी जी हमारे साथ मौजूद हैं। कपिल श्रीवास्तव जी सपा से हमारे साथ जुड़े हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट प्रेम कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष पांडे सुप्रीम कोर्ट से वकील हमारे साथ जुड़े हैं। सूर्य कुमार जी हमारे साथ मौजूद ही हैं। ब्रिजेश श्रीवास्तव जी न्यूज़ वन इंडिया एसोसिएट एडिटर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश जी, पॉलिटिकल रिएक्शन लेने से पहले सबसे पहले इसके मायने में आपसे ही समझना चाहूंगी कि जिस तरीके से यूपी और सबसे पहले यूपी में ये मॉडल अख्तियार किया गया योगी सरकार में कि भरपाई क्यों ना उन्हीं दंगाइयों से की जाए जिन्होंने ये किया है, उसके बाद दिल्ली दंगों में भी यही हमने देखा और अब कर्नाटक में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर है। इस ट्रिब्यूनल के क्या कुछ मायने हो सकते हैं आने वाले समय में? देखिए सृष्टि, सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में निजी और जो है जिस तरह से क्षति वसूली एक अध्यादेश लेकर के आई थी, जो है उस अध्यादेश के बाद अब एक ट्रिब्यूनल बनाने की बात की गई। दरअसल आप समझिए कि एक कानून और ट्रिब्यूनल में बेसिकली फर्क क्या होता है। ट्रिब्यूनल के जरिए अगर आपको लगता है कि आप दंगा पीड़ित हैं, आपके दंगाइयों ने आपके घर को आग लगा दी, आपको किया, तो इससे पहले आपके पास एक लीगल ऑप्शन था कि आप अगर जो है दंगे के जो मामले चल रहे हैं उस पर आप कोर्ट में जाइए और उस पर कोर्ट पे जाकर के आप पूरा जो है कानूनी प्रक्रिया का पालन कीजिए और उसके बाद जब सालों तक मामले चलेंगे फिर बाद में फैसला होता है। लेकिन जो आर्थिक क्षतिपूर्ति है वो कहीं नहीं। अब ट्रिब्यूनल के जरिए दंगा पीड़ित, अगर वो पीड़ित हैं, वहां पर अपील करेंगे। ट्रिब्यूनल ये तय करेगा कि आखिर आपकी कितनी क्षति हुई है, उस पूरे मामले में पुलिस ने क्या चार्जशीट किया है। चार्जशीट करने के बाद अगर ये तय हो जाता है कि ये दंगाई हैं और इन्होंने दंगे में आगजनी की है, उसको ट्रिब्यूनल में लेके जाया जाएगा। ट्रिब्यूनल उसके आधार पर तय करके क्षतिपूर्ति उनसे वसूल करेगा। तो ये बेहद ही
विवादास्पद फैसला रहा। इससे पहले तमाम इसमें सवाल भी उठे। हाँ। तो पहले बाकायदा एक्ट बनाया गया, एक्ट बना करके उसके बाद अब इसको ट्रिब्यूनल बना करके अब एक उसमें एक अलग तरीके का जामा पहनाया गया कि कोई भी जाकर के पीड़ित वहां पर अपना दावा कर सकता है और दावे के मुताबिक अगर उसका दावा सच होता है हाँ। तो उसको आर्थिक क्षतिपूर्ति मिलेगी। ठीक है, कपिल जी हमारे साथ सभा से जुड़े हुए हैं। कपिल जी, कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने भी एक बात कही थी कि इस तरह के दंगे में या कोई अपराध होता है तो उससे जो क्षति आती है उसकी आपूर्ति उससे की जा सकती है। तो उसी को देखते हुए योगी सरकार ने एक अध्यादेश लाया था। लेकिन उसमें एक चीज सबसे बड़ी कमी ये थी कि जब एफआईआर दर्ज होती थी फौरी तरीके से, जिस तरह से एफआईआर में लोगों का नाम आता था तथाकथित रूप से, उनके खिलाफ जो है वो नोटिस इशू कर दिया। इन सारी चीजों को विवाद से बचने के लिए ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई है। ट्रिब्यूनल का जो मंशा होगा वो निश्चित रूप से कम समय के अंदर निर्णय देने की बात रहेगी। हाँ। ट्रिब्यूनल जो है वो कोई आपराधिक दंड नहीं देगा, लेकिन क्षतिपूर्ति का आदेश वो दे सकता है। जी। तो जो भी व्यक्ति या सरकार हो या कोई पीड़ित व्यक्ति हो, वो उस ट्रिब्यूनल के अंदर जाकर के अपने मामले को पेश कर सकता है। उस पर दोनों तरफ की सुनवाई होगी। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत से दूसरे पक्ष को भी पूरी तरीके से सुना जाएगा। ऑन एविडेंस अगर पत्रौली पे जो साक्ष्य एकत्रित होते हैं और उनका जो परिशीलन होती है उस पर ट्रिब्यूनल अपना एक फैसला करेगी जो कि सबको मान्य हो। ये तो एक कानूनी प्रक्रिया, अगर कानूनी प्रक्रिया से कोई चीज लाई जाती है हाँ। तो बुरा नहीं है। लेकिन एक चीज इसमें देखने वाली सृष्टि जी बहुत जरूरी होगी कि कम से कम जो एफआईआर दर्ज होता है और एफआईआर दर्ज होने के बाद जो उस पर विवेचना पुलिस के द्वारा की जाती है या संबंधित कोई एजेंसी को अगर ट्रांसफर होती है तो उस एजेंसी के द्वारा की जाती है, तो वो निष्पक्ष जो है वो जांच होनी चाहिए। और अगर वो निष्पक्ष जांच नहीं होगी तो उस निष्पक्ष जांच के विरुद्ध ट्रिब्यूनल में भले कोई ना जाए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। और तब ऐसी स्थिति में ट्रिब्यूनल पे भी कोई चीजें बाध्यकारी हो सकती हैं कि वो तब तक फैसले नहीं ले। ठीक है, आपके सवालों का जवाब शिवम जी से लेंगे, लेकिन प्रेम कुमार जी आपसे रिएक्शन ले लेते हैं। क्या लगता है आपको कि अब ये जो ट्रिब्यूनल का एक निर्माण होने वाला है, हालांकि इस फैसले को लेकर बहुत सारे विरोधी दल भी यहाँ पर खड़े हुए, सवाल भी उठाया गया कि तस्वीर, बैनर, पोस्टर लगाना गलत है, आप किसी की आइडेंटिटी को इस तरीके से रिवील नहीं कर सकते, तमाम तरीके की बातें आई। अभी आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जब विधेयक लाया गया था, अध्यादेश लाया गया था, उससे लेके अब तक के बीच में आप देखें तो किस परिप्रेक्ष्य में लाया गया था। एक राजनीतिक विरोध था। हाँ। उस राजनीतिक विरोध में हिंसा हुई और जो नुकसान हुआ उस समय 23 लोग मारे भी गए। हाँ। ना, तो ये सवाल हमेशा रहा कि जो 23 लोग मारे गए उनकी जांच के लिए तो आज तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो संपत्ति का नुकसान हुआ उसके लिए होर्डिंग में भी नाम टांगा गया कि कौन कौन का नुकसान हुआ, किस किस का नुकसान हुआ। अदालत ने डांटा फटकारा तो वो नाम भी हटा। और ये बात भी सामने आई कि जब तक दोष साबित नहीं होता है, दोष साबित हुए बगैर क्षतिपूर्ति वसूली करने की जो कोशिश हुई, इसकी निंदा हुई। और इस बारे में सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन था हमारे सामने कि ये प्रॉपर एक व्यक्ति होगा जो कि जिसके निर्देशन में, जिसकी जानकारी में वो सरकार तय करेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के हिसाब से और ये क्षतिपूर्ति लेने का, जो नुकसान हुआ उससे वसूली करने का वो था। लेकिन अभी जो आया है, जो ट्रिब्यूनल आया है, इसमें क्षतिपूर्ति क्लेम करने का भी प्रावधान रहेगा। हाँ। कि अगर मेरा नुकसान हो गया, मेरी गाड़ी जल गई, हाँ। तो हम उसमें क्लेम करें। ये हाँ। अतिरिक्त बातें हैं। हाँ। तो ये निश्चित रूप से ये स्वागत योग्य कदम है। हाँ। लेकिन उन बातों का उपचार कि जब लोग मारे गए, 23 लोगों की मौत हुई, उसकी हाँ। जांच आज तक क्यों नहीं बैठी? किसकी गोली से मरे? पुलिस बोलती हमारी गोली से नहीं मरे। ये बड़ा सवाल है जो बना हुआ है। ठीक है, शिवम जी। बहुत ही स्वागत योग्य कदम है इस देश में। इस पर अगर हम कानून की बात करें तो पूरे देश में सबसे बड़ा दंगा अगर कोई माना गया है तो वो 1984 में माना गया है। 1984 के बाद जब इस देश में कानून बना और सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस के अंतर्गत ही बना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई ऐसा कानून जरूर होना चाहिए कि जिसमें पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी का अगर कोई तोड़ता है या उस पर कोई नुकसान पहुंचाता है तो उससे वसूली जरूर होनी चाहिए। सिस्टर जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए सर। जी, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बनाया द प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984। जी।
बावजूद उसके उस पर कहीं पर बहुत जगह उसको अप्लाई नहीं किया गया, बहुत सारे स्टेट्स में लगातार प्रॉब्लम होती रही। 1992 में कोठारी केस हुआ था, स्टेट वर्सेस कोठारी ब्रदर्स, तो महाराष्ट्र सरकार को उसमें जो है एक कंपनसेशन देना पड़ा था, वो भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बाद। अब हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी जो परेशानी थी, होता क्या था कि आमतौर पर मेरा दंगों में घर जल गया आज, मैं 30,000 रुपए कमाने वाला व्यक्ति हूँ, भीड़ आई, भीड़ ने मेरा घर जला दिया, घर जलाने के बाद मैंने FIR दर्ज की, 15 साल में कोर्ट में लड़ता रहा, 15 साल बाद अगर मुझे मिला इंसाफ तो मिला, नहीं तो नहीं मिला। आप मुझे एक चीज बताइए, मैं कहाँ रहूंगा जाकर, मैं फुटपाथ पर रहूं, मैं कहाँ रहूं? अखिलेश यादव हो चाहे मायावती जी हो, मायावती जी को तो खैर अगर मैं इससे अलग रखूं, उन्होंने ऐसा शायद नहीं कहा, लेकिन कांग्रेस हो, अखिलेश यादव हो या तमाम पार्टियां हो, इन्होंने इसको लेकर खूब हो हल्ला किया। जब इस प्रदेश की सरकार ने इस तरह से चीजों को, कानून को अप्लाई करने की कोशिश की थी, और यूपी में इस कानून को इसलिए अप्लाई किया गया था, मैं बता देता हूं, 2017 दिसंबर में एक नोटिफिकेशन आया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जिसमें कहा गया था कि इस कानून को बनाकर आगे जो है सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराया जाए, उसी आधार पर इस योगी सरकार ने उसको बनाया। अब मेरा उससे भी इंपॉर्टेंट चीज ये है, मेरे लिए जो बड़ी बात है कि कम से कम चलिए आज मैं इस बात से खुश हूं कि कपिल जी भी इस बात का स्वागत कर रहे हैं, प्रेम जी भी इस बात का स्वागत कर रहे हैं कि चलिए बहुत अच्छा कानून ये बना। लेकिन सर आप वही लोग हैं जिन्होंने इस कानून को पूरी तरह से अपोज किया। आप आज मजबूरन इसकी तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि चाहे वो वॉशिंगटन हो, चाहे वो कर्नाटका हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो दिल्ली हो, आज ये कानून सक्सेसफुल साबित हुआ। शिवम भाई डर तो नहीं रहे हैं ये लोग? शिवम भाई इस कानून को जो क्रियान्वित किया जा रहा था सबसे पहले, डर तो नहीं रहे हैं ये लोग, इसीलिए डर के बारे जो है तारीफ कर रहे हैं कपीश जी। अब नहीं, सबसे बड़ी चीज ये है कि शिवम जी एक बात को समझी नहीं पाए। डरने का तो मुझे पता नहीं, शिवम जी एक बात को आप समझी नहीं पाए। आपने जिस तरीके से इस बात को रखा है, नहीं सुन तो ले आप, अब आपकी बात सुन ली, सारी बातें आ गई, आपने स्वागत योग कदम बता दिया, स्वागत कर लिया गया। मैंने एक एक्ट के मुताबिक बताया और सर्वोच्च न्यायालय के जो गाइडलाइन थी उस पर जो बातें थी, लेकिन मैं एक बात को उस समय भी दर्ज किया कि इसमें निष्पक्ष तरीके से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अगर इन्वेस्टिगेशन निष्पक्ष नहीं है और किसी की स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघना किया जा रहा है और उस पर एक फौरी तरीके से नोटिस जारी कर दी जा रही है, तो उसका विरोध उस समय भी किया गया था और आगे भी किया जाएगा। दूसरी चीज, एक अध्यादेश को आप अधिनियम नहीं कह सकते हैं, एक विधेयक नहीं कह सकते हैं, ये 6 महीने के लिए होता है। पहले आप विधेयक लाइए, विधेयक पे सारी चर्चाएं होंगी, पास होगा तब कानून बने। ठीक है, जवाब ले लेते हैं सर, बताइए शिवम जी। सृष्टि जी, मैं ये कहना चाहता हूं श्री कपीशाचार्य जी को कि कृपया करके कि ये जो बायस्ड कार्रवाई की वो लगातार बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, मतलब निष्पक्ष जांच हो इसके लिए हमें सीख लेनी पड़ेगी समाजवादी से, जिसकी बिल्कुल लेनी पड़ेगी, बिल्कुल लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपके यहाँ तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जो बलात्कार के आरोपी होते हैं वो बाहर होते हैं और पीड़िता जेल के अंदर होती है। आपके यहाँ केंद्रीय गृह मंत्री जो है वो बलात्कार के केस में शिवम जी कपीश जी प्लीज जेल के अंदर होती है। एक एक करके बोलिए सर प्लीज, चाहे वो सेंगर का मामला हो या गृह राज्य मंत्री का मामला हो। ठीक है कपीश जी, आप कहीं और लेकर मत जाइए मामले को, आपके दूध की धुली अच्छा, एक मिनट शिवम जी, कपीश जी एक मिनट, पहले थोड़ा सा, अरे सुनिए तो, थोड़ा सा डिबेट को थोड़ा आगे बढ़ाइए। आशीष जी एक मिनट, जो कि बलात्कार के आरोपी कपीश जी आप भी अधिवक्ता हैं, एक ये कौन सी निष्पक्ष जांच आपकी पुलिस कर रही थी? कपीश जी एक मिनट, आशीष जी इसके थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट को हम लोग समझना चाहेंगे। जैसे ये पूरा जो ट्रिब्यूनल है, सबसे बड़ी चीज, एक महत्वपूर्ण चीज है कि ट्रिब्यूनल के खिलाफ कोई भी अपील किसी अदालत में नहीं हो सकती, एक चीज। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर सवाल खड़े किए थे जब सीए को लेकर के प्रदर्शन चल रहा था लखनऊ में, तब दंगाइयों की या प्रदर्शनकारियों की तस्वीरों को सार्वजनिक किया था सरकार ने, और उस वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट ने उस पर ऐतराज जताया था कि आखिर कौन सा अधिकार, कौन सा कानून कहता है कि आप ये तस्वीरें लगाइए। ट्रिब्यूनल के पास यह भी पावर होगा कि वो ये तय करे कि किसको पब्लिकली एक्सपोज किया जाना है, किसको नहीं। दूसरी बात यह है कि किसकी निजी संपत्ति का नुकसान हुआ। निजी, अभी तक यह था कि सरकारी संपत्तियों से जो वसूली है वो की जाएगी, लेकिन निजी संपत्तियों का नुकसान भी इस दंगे में इस पूरे ट्रिब्यूनल के तहत
शामिल हो रहा। तो क्या कहीं ये जुडिशियल सिस्टम का कंट्राडिक्टरी तो नहीं होगा कि अगर जुडिशियल सिस्टम इस रिकवरी पूरे प्रोसेस पर सवाल खड़े करते तो ट्रिब्यूनल उस पर पर्दा डालेगी, या फिर सरकार की जो मंशा है उसको ट्रिब्यूनल आगे बढ़ाएगा? इसको थोड़ा सा लीगल पॉइंट पे समझना चाहूंगा। आशीष जी, आप सुन पा रहे हैं? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो जी बोलिए बोलिए। देखिए, अगर हम चीजों को सही पर्सपेक्टिव में देखेंगे और राजनीति को इस चीज से दूर रखकर देखेंगे तो शायद चीजें समझ में आएंगी कि यूपी सरकार की मंशा क्या थी और इस कानून को लाने के पीछे उद्देश्य क्या था। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के कई ऑब्जर्वेशंस पीछे आए जहां पर कोर्ट का ये मानना था कि अगर दंगा के दौरान पब्लिक प्रॉपर्टी को या प्राइवेट प्रॉपर्टी को क्षति होती है तो दंगाइयों से उसकी भरपाई की जानी चाहिए, और समहाउ उस चीज को लेकर एक कानूनी एक वैक्यूम था जिसकी वजह से सरकारें एक्शन नहीं ले पा रही थी। सीएए प्रोटेस्ट के बाद जब यूपी सरकार ने रिकवरी करने की कोशिश की और उसके लिए काफी पोस्टर्स भी लगे थे लखनऊ में, वो नेमिंग एंड शेमिंग एपिसोड के नाम से काफी कंट्रोवर्सी हुई लास्ट मार्च में। उस चीज को देखते हुए यूपी सरकार इस ऑर्डिनेंस को मार्च में ही लाई थी, और ये ऑर्डिनेंस एक बेसिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिसके तहत एक रिकवरी की प्रोसेस को पहले असर्टेन किया जा सकता है डैमेजेस को, और उसके बाद क्लेम को अवॉर्ड किया जा सकता है। अब उस चीज को डैमेजेस क्या है इसको असर्टेन करने के लिए एक क्वाज़ी जुडिशियल ट्राइब्यूनल का यहाँ पर एस्टैब्लिश किया गया है, जिसमें ये उसका अपना एक इंटरनल प्रोसेस है, किस तरीके से क्लेम की फाइलिंग हो सकती है पब्लिक प्रॉपर्टी या प्राइवेट प्रॉपर्टी को लेकर, किस तरीके से क्लेम को असर्टेन किया जाएगा। क्लेम कमिश्नर आपने इसको कवर किया हुआ है, और उसके बाद ये ट्राइब्यूनल इसको क्लेम अवार्ड करे। आशीष जी, थोड़ा सा एक शंका है, मैं उसको थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। मैं शायद आपकी शंका पर आ जी हाँ, दो करिए। देखिए, इसमें इशू क्या है। देखिए, ये कदम निसंदेह स्वागत योग्य है, लेकिन कुछ ऐसे फाइन पॉइंट्स हैं जिनको शायद अभी अथॉरिटेटिवली कह नहीं सकते कि ये सेटल्ड है। जैसे सबसे पहला पॉइंट ये है, इस ऑर्डिनेंस में प्रोविजन है कि क्लेम ट्राइब्यूनल के सामने आप किसी भी लीगल प्रोफेशनल की हेल्प नहीं ले सकते अनटिल अनलेस क्लेम ट्राइब्यूनल अपनी डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिबर्टी देती है। इसी के साथ एक जुड़ा हुआ प्रोविजन ये है कि इस क्लेम ट्राइब्यूनल के ऑर्डर को आप किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। ये दोनों प्रोविजंस ऐसे हैं जो शायद आगे हम देखेंगे इनको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ट्राइब्यूनल के फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती। ये कहीं ना कहीं संवैधानिक प्रोविजंस का वायलेशन है, इसमें कई सारे कंट्राडिक्शन। बिल्कुल ठीक। तो लगातार चर्चा हमारी जारी है। सूर्य कुमार जी हमारे साथ लगातार काफी समय से बने हुए हैं। सूर्य कुमार जी, सीधे आपका रुख करेंगे, किस तरीके से समझ रहे हैं आप, कैसे आप देख रहे हैं, और आपको लगता है कि ये कितना कारगर साबित होने वाला है? सूर्य कुमार जी। सृष्टि जी, ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है जी। और इससे दंगा करने के पहले 10 बार सोचेंगे जी। कि हम दंगा करेंगे तो हमारी प्रॉपर्टी, हमारा घर, हमारा सारी संपत्ति जब्त हो जाएगी जी। दूसरा, इसका उपयोग और फायदा ये होगा कि पुलिस को दंगों के कंट्रोल में मदद मिलेगी, और तीसरा कि ये जो बार बार छोटी छोटी बात पर कार्य चला देना, ये जो काम हो रहा था, ये इस पर रोक लगेगी। ये बड़ा स्वाभाविक ही है कि जब इस प्रकार का कानून बनाया गया था तो उसकी सुनवाई कहाँ होगी, उसके लिए ट्रिब्यूनल बनाया गया है जो उसका लॉजिकल कंक्लूजन है। और मैं इसका बहुत अच्छा डेवलपमेंट ये समझता हूं कि भविष्य में जो आर्थिक दंड देने की कार्रवाई है वो आगे बढ़ेगी। अपने देश में ये कानून अभी भी बहुत कमजोर हैं। जैसे लोगों का पैसा कोई गबन कर लेता है, या कोई 420 इंडियन पेनल कोड में यानी धोखाधड़ी करके दूसरे का पैसा मार जाता है, या लूट करके चोरी करके पैसा ले लेता है, तो अब भविष्य में सरकारें इस प्रकार के भी कानून लाएंगी जिससे चोरों से, लुटेरों से इस प्रकार की संपत्ति की भरपाई की जा सके, और उसे जो भले आदमी हैं, जो पीड़ित पक्ष है, उनकी पूर्ति कराई जा सके। ये बहुत अच्छा एक सूर्य कुमार, नया आप खुद आईपीएस अधिकारी रहे हैं,
आपने खुद बहुत सारे इस तरह के दंगे और इस तरह के बवाल को टैकल किया है। निश्चित तौर पर एक कड़े कानून की प्रतीक्षा की जा रही थी, लेकिन इसमें एक जो शंका बार बार आ रही है वो ये है कि पुलिस की चार्जशीट लगने के बाद वो मामला ट्रिब्यूनल में चला जाएगा। यानी पुलिस की चार्जशीट अगर ये तय कर देती है कि हां ये दंगाई हैं और इन्होंने सरकारी या निजी संपत्ति को क्षति पहुंचाया है, तो उसका एक पार्ट जो रिकवरी पार्ट है वो ट्रिब्यूनल में चला जाएगा। बाकी जो लीगल पार्ट है वो तो आपका जुडिशियल सिस्टम के साथ लड़ेगा। ऐसे में आपको लगता नहीं कि एक संभावना इस बात की भी है कि स्वेच्छाचारिता बढ़ सकती है, पुलिस की मनमर्जी बढ़ सकती है, पुलिस इस कानून का गैर वाजिब उपयोग भी कर सकती है? ये आशंका नहीं है इसको लेकर? हाँ, मुझे खूब ये बात क्लियर है और ये अफसोस की बात भी है कि सोचिए कि अरबों रुपए करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, विवेचनाधिकारी होते हैं, सर्किल ऑफिसर एसपी होते हैं, लेकिन विडंबना यह है कि धारा 25 एविडेंस एक्ट में अभी भी लिखा हुआ है कि पुलिस की बात का भरोसा अदालत नहीं करेगी, केवल पुलिस के बयान पर कोई सजा नहीं होगी। ये बहुत विडंबनापूर्ण है कि या तो आप पुलिस से जांच ना कराइए, अगर आपने जांच किया है तो उसको तब तक भरोसा करिए जब तक कि प्रतिकूल रूप से सिद्ध न हो जाए कि पुलिस ने कोई गलती की है। और अगर पुलिस कोई गलत जांच करे तो उसमें पुलिस को दंडित करिए। लेकिन ये गोल बात जो है ये अपराधियों के पक्ष में जाती है कि पुलिस के आप जांच भी कराएंगे, और ये अंग्रेजों के समय का कानून है जो मैंने आपको जिक्र किया है और वो अभी चल रहा है। और ये या तो पुलिस पर पूरा बात को तब तक माना जाना चाहिए कि हाँ पुलिस सही जांच करती है, अगर पुलिस गलत जांच करे तो अदालत को उसे दंडित करना चाहिए कि जो बेईमानी करके गड़बड़ी करके कोई पुलिस का विवेचना अधिकारी। बिल्कुल ठीक है सूर्य कुमार जी, हम वापस आएंगे आपके पास में और समझने की कोशिश करेंगे। आलोक राय, न्यूज़ वन इंडिया असिस्टेंट एडिटर, हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आलोक, जिस तरीके से दंगे हो और नुकसान होता है, चाहे वो सरकारी संपत्ति की बात हो या आम जनमानस की हो, लोग हैरान परेशान रह जाते हैं, उनको बदले में कुछ मिलता नहीं है। लगातार जैसा कि अभी जिक्र भी यहाँ पर किया गया कि किसी की 30,000 रुपए सैलरी है, उसका पूरा घर जला दिया गया, तो आखिरकार वो कहां पर जाएगा और कब इसका फैसला आएगा, ये भी सोचने समझने वाली बात है। और इस फैसले का स्वागत अब पूरे देश में किया जा रहा है, अलग अलग जगहों पर ऐसी ही वसूली भी की जा रही है। क्या कुछ कहेंगे आप? आलोक, आप सुन पा रहे हैं? मैं जी सॉरी, चलिए, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है आलोक, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, हम फिर से आपसे लगातार जुड़ने की कोशिश करेंगे। प्रेम कुमार जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। देखिए, थोड़ी देर पहले त्यागी जी बोल रहे थे और हम लोग ये बात की पहले हम आलोचना कर रहे थे, आज तारीफ कर रहे हैं। हाँ। तो बात यह है कि जब हमने जो बातें दिखलाई, उनको आईना दिखाया कि किस तरीके से सरकार गलत कर रही, जब अदालत ने उनको फटकार लगाई कि आप गलत कर रहे हैं, तो अब सरकार ने एक नियम के हिसाब से एक ऐसा कदम उठाया है जिसका वेलकम करना चाहिए, तो हम वेलकम कर रहे हैं। अब इसमें भी त्यागी जी को आपत्ति है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो हमने कही कि 23 लोग मारे गए, उसकी जांच के लिए इस सरकार ने आज तक कुछ नहीं किया, और प्रॉपर्टी डैमेज के लिए अध्यादेश भी लेकर के आई और रिकवरी के लिए तमाम चीजें कर रही, उस पर तो त्यागी जी ने कुछ नहीं कहा। इंसान की जान की कीमत है कि नहीं इस सरकार के लिए? ये सरकार जो है पहले क्राइम को होने देती है, चीजों को होने देती है। इसके लिए जो वर्तमान मौजूदा कानून है वो नाकाफी होता है। जब सब कुछ हो जाता है तब एक और कानून लेके आते हैं कि मैं ये रोक दूंगा, मैं वो रोक दूंगा। आज की भी बात ले लीजिए, जो लगातार महिलाओं और बच्चों की हत्या हो रही है, आंखें फोड़ी जा रही है, जीभ काटी जा रही है, बलात्कार हो रहे हैं, तो जब सारी घटनाएं हो रही है, रोक नहीं पा रही है सरकार, और आज अब स्पेशल फोर्स का गठन कर रही है महिलाओं और बच्चों के लिए, तो ये सब कांड हो जाने देंगे, बाद में एक फोर्स का गठन करेंगे और कहेंगे कि हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। शिवम त्यागी, ये एक्शन है इस सरकार। जवाब मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि बहुत शांति से मैं सबको सुन रहा था, तो प्लीज मुझे भी उतना ही मौका दे। देखिए, प्रेम जी ने कहा कि जब सारा कुछ हो जाता है उसके बाद एक फोर्स का गठन कर देते हैं और कहते हैं कि मैं ये कानून लेकर आया। आपको शायद याद ही होगा कि मुजफ्फरनगर के दंगे 14 दिन तक चले थे एंटी-सीए प्रोटेस्ट में,
जिस तरह से सिचुएशन रही थी उत्तर प्रदेश की, मैं गारंटी के साथ आपको लिखकर दे सकता हूं कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार नहीं होती तो क्या हाल होता, आप जानते हैं इसको। ऐसी कौन सी गारंटी है? कोई दूसरी सरकार होती तो सब कोलैप्स कर जाता। और सुनिए 1984 में इसी देश में दिल्ली में, अरे रोक लीजिए देश को, प्रदेश को संभाल लीजिए। क्राइम बढ़ता जा रहा है, संभल नहीं रहा है। देखिए फिर यही प्रॉब्लम है आपके साथ। प्रॉब्लम ये है प्रेम कुमार जी, आप अपना मौके पर चिल्लाते हैं और दूसरे को बोलने नहीं देते। नहीं, आप अपनी बात कहिए ना। आप मुझे गलत ठहरा करके बोलेंगे तो मुझे बोलना पड़ेगा बीच में। तो ये हालात बद से बदतर हो जाते। और मैं क्या कहता हूं, जिन लोगों की जान गई उस पर पूर्वानुमान पे बात करने वाली तो बेवकूफी करनी ही नहीं चाहिए किसी को भी, शिवम भाई, कि भविष्य में क्या होता है और क्या नहीं होता। जो वर्तमान है उस पर बात करने की कोशिश कीजिए, किसकी सरकार होती है और किसकी नहीं होती। अगर योगी जी की जगह कपिल श्रीवास्तव मुख्यमंत्री होते तो आज कोरोना के यहाँ पेशेंट नहीं होते। मैं आज बैठ के कह दूं तो क्या कितना हास्यास्पद बयान आप दे रहे हैं। एक प्रवक्ता होकर के इस तरीके की बात आपको शोभा नहीं देती है। और आप अनवेंडू, दूसरों के लिए आप अनवेंडू यूज करते हैं, आप वक्रोक्ति यूज करते हैं, आप पर्सनली बोलते हैं। आपको पहले इस बात के लिए क्षमा प्रार्थी होना चाहिए कि आप किसी पे व्यक्तिगत हमला करते हैं, अनवेंडू करते हैं, आप वक्रोक्ति करते हैं। त्यागी जी, वक्रोक्ति करना बंद कर दीजिए, वरना हम लोग को भी मालूम है कि आप इस देश के कितने बड़े पार्वती हैं। ये सारे लोग जानते हैं, समझ रहे हैं ना। इसीलिए अच्छा एक मिनट शिवम जी, एक मिनट कपीश जी, शिवम जी, कपीश जी एक मिनट, शिवम जी, कपीश जी एक मिनट, दोनों लोग। प्रेम जी एक मिनट रुकिए, कपीश जी एक मिनट। मैं कपीश जी, शिवम जी, मुझे कपीश बासु जी आपको सुनाई पड़ रहा हो सर, तो एजेंडा मत बनाइए। प्रेम जी आपने कुछ वैलिड पॉइंट उठाए, लेकिन सवालों के साथ मुझे ये बताइए, क्या आपको दिक्कत, प्रेम जी, क्या आपको दिक्कत उत्तर प्रदेश सरकार के इस दंगा नियंत्रण के या फिर दंगाइयों से रिकवरी करने के कड़े कानून से आपको आपत्ति है? महिलाओं के संरक्षण से जुड़े हुए कड़े कानून को लेकर आपको आपत्ति है? आपत्ति किस बात से है? कानून बनते हैं उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं होता उससे, या कानून क्यों बनते हैं उससे? मतलब आपको आपत्ति किस बात से है? हमने जो लगातार आपत्तियां रखी वो आपत्तियां इस रूप में रखी थी कि ये सरकार एक प्रोटेस्ट को एक धार्मिक कलर देने की कोशिश करती रही। बहुत सारी चीजें हुई, उसको एक्शन लेने का की जो टाइमिंग होती है उस समय ये खामोश रही और इंसान को मरने को प्रायोरिटी नहीं दे करके प्रॉपर्टी को प्रायोरिटी दी। सर इससे पहले एक मिनट प्रेम जी, क्या इससे पहले दंगे नहीं हुए? क्या किसकी सरकार में दंगे नहीं हुए? क्या समाजवादी पार्टी की सरकार में दंगे नहीं हुए? बात बोल क्या रहा हूं। नहीं तो वही बात सुन लीजिए। बात देखिए इस देश में अलग अलग जगहों में ऐसे बहुत सारे उत्पात हुए जिसमें हजारों करोड़ रुपए की रिकवरी होनी चाहिए थी। तो ये तो अगर उन सरकारों की नाकामी तो है, अगर ये सरकार स्टेप ले रही है तो इससे प्रॉब्लम क्या है? मैं प्रॉब्लम बता रहा हूं ना क्या है। हाँ। प्रॉब्लम ये है कि अदालत आपको डांटती है। अदालत का काम है, जुडिशियल सिस्टम का काम है। जुडिशियल सुनिए, प्रॉब्लम है तब ना, वो प्रॉब्लम हमने रखा था। अदालत को सरकार ने डांटा था और हमने भी जो बताया था वो बात सही साबित हुई। आज करेक्शन कर रही है सरकार, हम वेलकम कर रहे हैं सरकार का काम है। आप हमसे सवाल कर रहे हैं। मैंने लगातार सरकार को आप मुझे बताइए, निर्भया कांड अगर नहीं हुआ होता, शिवम भाई, कपीश भाई, अगर निर्भया कांड नहीं हुआ होता तो उसके बाद महिलाओं के खिलाफ यौन शोषण के तमाम मामलों को लेकर कड़ा कानून नहीं आता। अगर आपने आतंकवाद नहीं बढ़ा होता तो आतंकवादी निरोधी कानून नहीं आता। अगर बच्चियों के साथ दुष्कर्म के मामले नहीं बढ़े होते तो पॉक्सो एक्ट में संशोधन नहीं होता। अब सवाल यह है कि अगर कोई सरकार, कोई भी सरकार हो, अगर वो नियमों में संशोधन कर रही है या नियमों को स्ट्रिक्ट कर रही है तो दंगाइयों के खिलाफ सख्त एक्शन या सख्त कानून बनाने से ऐतराज किसी को क्यों है? क्यों किसी के पेट में दर्द होता है? क्यों आपको लगता है कि एक तबके का वोट बैंक चला जाएगा? या एक पास दंगाइयों से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट का आपके पास निर्देश था, उस पर आपने अमल नहीं किया। आपने पॉपुलरिज्म और ये पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स की, आपने आपको अगर यही माइंडसेट है। आप मुझे ये बताइए, अगर दंगाइयों से रिकवरी में
आज तक ध्रुवीकरण कहाँ आ गया? की जांच हुई। अरे और कपीश एक ही जी, समय दोनों घटनाएं हुई। नहीं आप मुझे बताइए एक सेकंड, दंगा नियंत्रण में पोलराइजेशन कहां से आ गया? आप इंसानों की जान की प्रायोरिटी नहीं अरे तो देते। मरने वाला इंसान, मुझे ये बताइए, मरने वाला इंसान हिंदू है या मुसलमान है, ये तय कैसे होगा? दंगाई हिंदू है मुसल, आप पोलराइजेशन क्यों देख रहे हैं? दंगाइयों से रिकवरी हो रही तो आपको पोलराइजेशन समझ में आ रहा है। इतना न्यूट्रल मत बनिए, ये न्यूट्रलिटी नहीं है, न्यूट्रलिटी अरे आपको क्यों ऐसा लग रहा है? फिर वही कल समाजवादी पार्टी की सरकार अगर नोटिस गए निकाल के देखिए, एक समुदाय के लोग हैं, तब जो लोग मारे गए एक समुदाय के लोग, ये इंटॉलरेंस मूंद लेने से देखिए, आपकी स्थिति भी खत्म नहीं हो सकती। प्रेम जी, आपकी स्थिति भी उसी गैंग के साथ होती जा रही है जिसको हैदराबाद में रोहित वेमुला का मर्डर, देखिए रोहित वेमुला का मर्डर जो होता है वो आपको इंटॉलरेंस नजर आ रहा है। नहीं, ये बिल्कुल आप माइंडसेट है। आप क्यों बोल, अगर आपको दंगाइयों से क्या उत्तर प्रदेश, आप मुझे ये बताइए, उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या कहीं कहा है कि अगर मुसलमान दंगाई होगा तो रिकवरी होगी, हिंदू मुसलमान अगर हिंदू होगा तो रिकवरी नहीं होगी? आप क्यों? अरे तो जाने वो सारे मुसलमान थे, वो सारे मुसलमान थे। नहीं, आप ही कह रहे हैं, आप ही तो कह रहे हैं, आप ही तो कह रहे हैं पोलराइजेशन एक समुदाय के लोग थे। आप ही कह रहे हैं एक समुदाय के लोग थे। दिल्ली के अंदर दंगे हुए, फिर से बोल दूंगा मैं क्या कह रहा हूँ। दिल्ली के अंदर दंगे हुए, आप प्रेम जी बताइए, आप दिल्ली ही के कह रहे हैं अंदर एक दंगे समुदाय के लोग थे हुए, सर। उसमें आधी तादाद हिंदुओं की थी, आधी तादाद मुसलमानों की थी। आप दावा हुआ? कर रहे हैं, आप पुष्टि करेंगे आधी हिंदू से आधी मुसलमान। आप आप अभी पोलराइजेशन तो की पुष्टि बात कर कर रहे हैं, रहे मैं हैं। आपको ये बता रहा हूँ। हमसे बोल रहे हैं कि मैं आप आपको पुष्टि ये करें। कहना आप चाह रहा पुष्टि हूँ करेंगे कि आप आधे जिस हिंदू थे, अरे आधे आप मुसलमान जिस थे। पोलराइजेशन की तेईस बात, लोगों की आपको जान क्यों गई है। दंगाइयों के सरकार रिकवरी का जांच कराए इसकी। कानून, आपको ये क्यों? छोटा मोटा मामला नहीं है। नहीं, ये छोटा मोटा मामला नहीं है। तो आप कहिए कानून नहीं बनने चाहिए, आप कहिए कानून नहीं बन, जरूरत नहीं है दंगाइयों से। आप इंसानों की जान को प्रायोरिटी दो। अरे तो कैसे, जब तक डर नहीं होगा तब तक अपराध को कैसे रोकोगे आप एक बात कर रहे हैं, मैं जो बात कर रहा हूं उसको प्रायोरिटी लेने की बात। मतलब कानून नहीं बनना चाहिए, आपका मतलब कानून नहीं बने, इसकी जांच पहले हो, इसको न्याय मतलब कानून तब तक नहीं बने, मतलब जांच अभी इस देश में नहीं, अरे आप कह रहे हैं ना कानून नहीं बने, फिर भाई आप तो वेलकम किया, आपको आप वेलकम किया, आप कह रहे हो दंगाई को पहले। मैंने कहा कितने सरकार ने इंसानों को प्रायोरिटी नहीं दी है। ठीक है, चलिए प्रेम जी, इंसानों को प्रायोरिटी नहीं दी। आपने ये भी कहा कि एक ही समुदाय के लोगों की जान गई है, इसीलिए प्रायोरिटी नहीं दी गई, यही कर रही है सरकार। इसका जवाब शिवम त्यागी देंगे, लेकिन आलोक जी बहुत देर से बने। शिवम, मैं इसके बाद आऊंगी आपके पास में इस मामले को लेकर। आलोक जी बहुत देर से बने हुए, आलोक जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। देखिए सृष्टि, मैं कह रहा था कि अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो जिस तरह से दिसंबर में सीएए और एनआरसी को लेकर, खासकर अगर लखनऊ में जिस तरह से दंगे हुए, हिंसा हुई, बड़े पैमाने पर लोगों की जान गई और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा, तो कहीं ना कहीं सरकार ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो है साफ साफ ये कहा भी था और संदेश भी दिया था कि जो दंगे के आरोपी हैं, जिनका भी नाम सामने आएगा इस पूरी हिंसा में, उनसे ही वसूली की जाएगी। कहीं ना कहीं उसका एक बड़ा संदेश गया और निश्चित रूप से सरकार उसमें कामयाब रही, प्रशासन ने वसूली भी की। लेकिन अभी जो प्रशासन ने जो ट्रिब्यूनल बनाया है ताकि जो निजी संपत्ति है उसकी अगर क्षति होती है हिंसा में, तो वो लोग जो पीड़ित हैं वो क्लेम कर सकें और अपनी संपत्ति का जो है जुर्माना पा सके, भरपाई पा सके। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा कदम है, सकारात्मक कदम सरकार ने उठाया और संदेश देने की बात कर रही है सरकार। क्योंकि अगर लोकतंत्र की बात करें तो कानून का राज स्थापित करने के लिए, यानी रूल ऑफ लॉ के लिए जरूरी है कि नियम बनाए जाए और नियमों में सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। सृष्टि, समय के साथ नियम में सुधार किए जाते रहते हैं, लेकिन सरकार का काम है आम जनमानस को राहत देना, समाज को सुरक्षा देना और लोगों को बचाना। क्योंकि न्यायालय की अगर बात करें तो हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कई बार ये कह चुके हैं कि जो है हिंसा की आड़, हिंसा को जो है कभी भी जो है जायज नहीं ठहराया जा सकता है। किसी भी नियम के, किसी भी चीज के विरोध में अगर हिंसा होती है तो वो जायज नहीं मानी जा सकती। तो यह जाहिर सी बात है कि लोकतंत्र में हिंसा का स्थान नहीं होना चाहिए और इसके लिए कहीं ना कहीं कानून को और मजबूत करने की जरूरत है। सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है, सरकार ने, यूपी सरकार ने एक लीड ली है, बढ़त ली है और इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए निश्चित रूप से। बाकी नियम में क्या कमियां हैं वो आगे देखी जाएंगी, लेकिन फिलहाल सरकार ने एक संदेश दिया है और जाहिर सी बात है भय जरूरी है, क्योंकि जो दंगाई होते हैं वो सभी लोग नहीं होते, एक मुट्ठी भर लोग होते हैं जो पूरे समाज का माहौल खराब करते हैं। अपनी जो है उनकी अपनी कुछ ईगो होती है जिसकी वजह से वो दंगा फैलाते हैं और एक पूरा समाज, एक पूरा सिस्टम, एक पूरा शहर जल जाता है, उसमें लाखों लोग बेघर हो जाते हैं, उनकी संपत्ति खत्म हो जाती है। तो इसके लिए जरूरी है कि नियम बनाया जाए। जी आशीष जी एक चीज ये बताइए, जो शंकाएं हमारी हो रही है, हमको उसको थोड़ा सा ब्रीफ समझना चाहेंगे।
अगर एक ट्रिब्यूनल होता, ट्रिब्यूनल के पास वैसे भी ट्रिब्यूनल के जो दिए गए आदेश होते हैं उसको मुख्यतः चैलेंज नहीं किया जा सकता, एक नई रिव्यू के साथ ही आप जो है कोर्ट में जा सकते हैं, खासकर ट्रिब्यूनल के फैसलों को एक्यूरेट मान लिया जाता है बहुत हद तक। लेकिन दो यहां पर सवाल, एक तो यह है कि यह कहा गया कि ट्रिब्यूनल के फैसले को चुनौती नहीं दी जाएगी किसी भी अदालत में। दूसरी बात यह है कि पुलिस की जो चार्जशीट है, चार्जशीट पे जो मैंने सूर्य कुमार जी सवाल पूछा था कि चार्जशीट के बाद सीधे ट्रिब्यूनल में चला जाएगा, तो वो जो बीच का जुडिशियल सिस्टम जिसमें चार्जशीट को चैलेंज किया जाता रहा लंबे समय तक, उसको वो सिस्टम कहां जाएगा? वो कहीं जुडिशियल सिस्टम को तो बाइकाट करने की कोशिश नहीं की गई है इसके जरिए। जुडिशियल ट्राइब्यूनल बनाई गई है, इसको बाकी ट्राइब्यूनल्स जैसे हमारी एनजीटी है, एनसीएलटी है, उससे आप इक्वेट मत करिए। उनके फैसलों को हाई कोर्ट में चुनौती नहीं दी जाती है, लेकिन उसके ऊपर की कोर्ट्स में, हमारी एपेक्स कोर्ट में ऑब्वियसली वो मैटर्स जाते हैं। अगर कोई एक ब्लैंक प्रोविजन है जो उसको ब्लाइंडली कवर करता है, इसको फर्दर आप चैलेंज नहीं कर सकते, ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं होगा। दूसरी चीज इसमें ये समझने की है, इसको इश्यूज अभी क्या है। ये निसंदेह एक स्वागत योग्य कदम है, लेकिन इसके कुछ फाइन पॉइंट्स की मैं बात कर रहा हूँ कि आप इसमें लायबिलिटी किस आदमी की तय करें जी। अगर आपकी उस दंगाइयों के भीड़ में प्रेजेंस थी, लेकिन आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं था, लेकिन आपके उस पार्टिसिपेशन की वजह से, साइलेंट पार्टिसिपेशन की वजह से भी अगर वो दंगा फाइनली कल्मिनेट होता है एक ऐसी सिचुएशन में जहां पब्लिक प्रॉपर्टी को हार्म पहुंचाया जा सकता है, तो आपकी लायबिलिटी उसमें कितनी बनती है? ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको कि एक केवल ट्राइब्यूनल पर डिसाइड कर और फर्दर अपील का राइट हटाकर आप लॉ नहीं बना सकते। दूसरी चीज देखिए इसमें क्या है, ये इशू स्टार्ट हुआ था नेमिंग एंड शेमिंग से, जिसकी वजह से यूपी सरकार को ऑर्डिनेंस लाना पड़ा। नेमिंग एंड शेमिंग और साथ में राइट टू प्राइवेसी, ये आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, ये इशू अभी भी सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है और इसको लार्जर बेंच को रेफर किया जा चुका है। तो इस ऑर्डिनेंस के कुछ प्रोविजंस क्या एप्लीकेबल होंगे या नहीं होंगे, इस पर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आना बाकी है। बिल्कुल कपीश जी, मैं एक थोड़ा सवाल ये, अब आप एक बात सोचिए, आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का एक कदम, जो मुख्यमंत्री ने जो एक फैसला किया है, जो एक कदम उठाया, उसको इंडिया में तो ठीक, बाकी दुनिया के दूसरे मुल्क, खास करके वॉशिंगटन में जो दंगे हुए उसमें योगी मॉडल को अडॉप्ट किया गया। आपको प्राउड फील नहीं होता कि आप जिस स्टेट में रह रहे हैं उसके मुखिया के एक फैसले को उत्तर प्रदेश को छोड़ करके, चाहे वो कर्नाटका हो, दिल्ली हो या वॉशिंगटन हो, वहां तक अप्रिसिएट किया जाता है? आपको लगता नहीं कि कभी कभी थोड़ा सा अपने मुख्यमंत्री को अप्रिसिएट भी कर लीजिए, एक पार्टी वर्कर से अलग हट करके? ब्रजेश जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। मैं एक ही सीधी बात कह रहा हूं, जो दंगा पीड़ितों के लिए वसूली की बात थी, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन, जिस पर सरकारों को कानून बनाने का अधिकार है, वो कानून बनावे। मैं योगी सरकार की तारीफ इसलिए नहीं कर सकता कि जो फौरी तरीके से, जिस तरीके से एफआईआर दर्ज की गई और लोगों का फोटो लगा दिया गया, अभी उस पर कार्रवाई हुई नहीं, दंडित हुआ नहीं, और सारा आपने कर दिया, उस पर भी आपको हाईकोर्ट ने फटकार लगा दी। दूसरी चीज, आपको एक चीज मैं ये कह रहा हूं, जो ये ट्रिब्यूनल की बात कह रहे हैं, ट्रिब्यूनल के अंदर जो अपीलीय अधिकार है वो तो सरेंडर करा दिया, उसको बंद करा दिया, लेकिन ये तो संविधान का उल्लंघन है, क्योंकि न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संवैधानिक मूल ढांचा का हिस्सा बताया हुआ है केशवानंद भारती के केस के अंदर। ठीक है, चलिए तो सुप्रीम कोर्ट के हमारे साथ आपको रोक रही हूँ, ज्यादा समय मेरे पास है नहीं। सूर्य कुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आखिरी कमेंट लेके वाइंड अप करेंगे। सूर्य कुमार जी। जी, ये भाई साहब को जो ऐसा महसूस हो रहा है कि इससे किसी प्रकार जो अपनी बात कहने का अधिकार मुलजिम को नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। ट्रिब्यूनल जब कोई संज्ञान लेगा कि कोई आदमी शिकायत करेगा कि मेरी प्रॉपर्टी को फला फला ने जला दिया है, डैमेज कर दिया है, या पुलिस अपनी रिपोर्ट भेजेगी कि फला फला व्यक्ति ने दंगे में इतना नुकसान किया है, तो उस पर उसको शोकाज नोटिस होगी, चार्जशीट मिलेगी, चार्जशीट का जवाब उसको देना होगा और उस पर बहस होगी। ट्रिब्यूनल भी अदालत की तरह ही जो पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों को सुनता है और सुन करके निर्णय देता है, वो भी एक अदालत होती है। तो ये बात नहीं है कि उसमें किसी प्रकार
किसी व्यक्ति ठीक है, को बिल्कुल। चलिए सूर्य कुमार जी, बहुत शुक्रिया। आप सभी खास मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर तौर पर एक बड़ा फैसले के रूप में इसे देखा जा रहा है। पूरे देश में के अलग अलग इलाके हैं जहां पर इसको फॉलो भी किया गया है। जाहिर तौर पर जब कोई दंगा होता है, आगजनी होती है, सबसे ज्यादा नुकसान आम नागरिक को होता है, जिसका उस दंगे से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन भरपाई के नाम पर कभी उसको कुछ नहीं मिलता है। तो ये बड़ा फैसला है। अब जो छोटे छोटे फ्लॉज निकल कर इसमें सामने आ रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लूप होल्स हैं जिस पर बात की जानी चाहिए, जिस पर चर्चा होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं निष्पक्षता के साथ में इस पूरे मामले की जांच हो पाए और जो असली कल्प्रिट हैं, जो असली दंगाई हैं, उन्हीं से वसूली की जाए। ये बहुत सारी चीजें, बहुत सारे पॉइंटर्स अभी ऐसे हैं जिस पर बातचीत होनी चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर ओवरऑल दंगों को लेकर जिस तरीके से दंगे भड़कते हैं, लोगों का नुकसान होता है, एक मजबूत फैसले का इंतजार था और वो फैसला आ चुका है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।